इन क्वेश्चंस के आंसर हम दोबारा लेते हैं, कल लिए थे, इनके आंसर दोबारा लेते हैं ताकि क्लास पूरी रिकॉर्ड हो जाए। वरना तो मैं सोच रहा था इन्हें हटा दूं, लेकिन कोई बात नहीं, कर लेते हैं। 2-3 क्वेश्चन के रिप्लाई दोबारा ले लेते हैं। जैसे वी कांग्रेचुलेटेड हिम एट हिज न्यू जॉब। तो बेसिकली इसके अंदर जो एरर है वो प्रेपोजिशनल एरर है। इसके अंदर जो एरर है फिक्स्ड प्रेपोजिशन, इसके अंदर जो एरर है वो फिक्स्ड प्रेपोजिशन का एरर है। और फिक्स्ड प्रेपोजिशन ये, जब भी हम कांग्रेचुलेट की बात करें तो कांग्रेचुलेट के बाद मेरे बेटा जी, कांग्रेचुलेट के बाद ओन आना चाहिए। कांग्रेचुलेट के बाद ओन आना चाहिए। तो एट गलत है तो आंसर ओन है, तो आंसर बी है। ठीक है बेटा, गुड इवनिंग, समझ में आ रहा है बेटा? चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, आई हैव रीच्ड द होटल बाय द टाइम यू कॉल मी। इसके अंदर जो एरर है वो पैरेललिज्म का एरर है। पैरेललिज्म क्या कहता है? वो ये कहता है कि अगर आप फ्यूचर टाइम की बात कर रहे हो, अगर आप फ्यूचर टाइम की बात कर रहे हो तो प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है इनका टेंस आपस में मैच करना चाहिए। अगर प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में है या फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है या फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, यदि अगर प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट में है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, तो बेटा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। अगर आपको पैरेललिज्म समझ में आया तो बाय द टाइम यू कॉल मी, तो यहाँ पे ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है ये कॉल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से पता चला मुझे यहाँ फ्यूचर चाहिए। अगर यहाँ मुझे फ्यूचर चाहिए तो इधर फ्यूचर नहीं है तो ये गलत, और इधर फ्यूचर नहीं है तो ये गलत। तो अब इन दोनों में से एक आंसर होगा। तो बेटा फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट समझेंगे। क्या कहता है? जब फ्यूचर के अंदर दो एक्शन हो और उन दोनों में से जो पहले हो, अगर सीक्वेंस की बात हो, उन दोनों में से जो पहले हो तो पहले वाला सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस रहता है। तो बेटा यहां सीक्वेंस की बात है, तो सीक्वेंस की बात है तो आंसर ये होगा, ये नहीं, क्योंकि मीनिंग है। क्या कहता है? आई विल हैव रीच्ड द होटल, मैं होटल पहुंच चुका हूंगा बाय द टाइम यू कॉल मी, तुम्हारे कॉल करने से पहले। तो अब ये कहता है कि नाउ प्रेजेंट में रहकर, और जब हम फ्यूचर के दो एक्शन की बात करते हैं, इन दोनों में जो पहले होता है, जो पहले होता है वो फ्यूचर परफेक्ट बनेगा, वो फ्यूचर परफेक्ट, और जो बाद में होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनेगा। नमस्ते बेटा, बेटा नमस्ते। प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ये रहा फ्यूचर परफेक्ट। तो कहता है कि आई विल हैव रीच्ड द होटल, मैं होटल पहुंच जाऊंगा बाय द टाइम यू कॉल मी, कि तुम्हारे कॉल करने से पहले मैं होटल पहुंच जाऊंगा। तो मींस पहले मैं होटल पहुंचूंगा और बाद में तुम्हारा कॉल आएगा। यह है सिचुएशन। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, डोंट डिस्टर्ब द बॉय, उस लड़के को डिस्टर्ब मत करो भाई, ही प्रिपेयर्स फॉर हिज एग्जामिनेशन। अब देखो, उन्होंने कहा डोंट डिस्टर्ब द बॉय। सिचुएशन समझिए, कोई भी इंसान डिस्टर्ब कब होगा? कोई भी इंसान डिस्टर्ब कब होगा? जब वो किसी और काम में व्यस्त है, जब वो कोई और काम कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, ऑनलाइन हूं, और कोई मुझे बार बार फोन करे तो मैं उसे क्या कहूंगा? यार डोंट डिस्टर्ब मी एट दिस टाइम आई एम टीचिंग। तो मीन्स मैं डिस्टर्ब कब हो रहा हूं? जब मैं पढ़ा रहा हूं। लेकिन जिस समय मैं नहीं पढ़ा रहा और कोई मुझे कॉल कर रहा है तो इट मीन्स कि वो मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहा। तो अगर मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं वो उस वक्त जिस समय मैं कोई एक्शन कर रहा हूं। तो बेटा इसके अंदर आप चेक करो कि डोंट डिस्टर्ब द बॉय, लड़के को डिस्टर्ब मत करो। क्यों? क्योंकि वो एक्शन कर रहा है, तो कंटिन्यूटी की बात कर रहा है, तो इस प्रिपेयरिंग होगी। क्लियर हुआ मेरे बेटा? समझ में आ रही है ना बात? चलिए, अगर ये बात समझ में आई तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए, वहां तक हमने कल कर लिया था, लेकिन फिर भी चलिए आगे लेते हैं। एस्टेला हैड हार्डली हर्ड द न्यूज आफ्टर शी बिगिन टू वीप। ABCD, ABCD बताइए बेटा। ABCD, ABCD छोड़ो, अरे बोलो बोलो, तुम तो बोलो, तुम मत छोड़ो भाई। एस्टेला हैड हार्डली, तो बेटा एक कॉन्सेप्ट है ये कंजंक्शन का।
ये कंजंक्शन का एक कॉन्सेप्ट है हमारा, कंजंक्शन का एक कॉन्सेप्ट है। जब भी हार्डली, ये एडवर्ब है, देखिए एक एडवर्ब है हार्डली और एक एडवर्ब है स्कैर्सली। तो हार्डली और स्कैर्सली के बाद तो जो कंजंक्शन यूज होती है वो व्हेन यूज होती है। तो ये कब लगता है? जब एक के बाद दूसरा एक्शन तुरंत हुआ। एक के बाद दूसरा एक्शन तुरंत किया, मतलब एक ही समय पर जब दो एक्शन हुए। तो एस्टेला हैड हार्डली हर्ड द न्यूज। एस्टेला ने खबर सुनी ही थी, एस्टेला ने खबर सुनी ही थी व्हेन शी बिगेन टू वीप, कि वो रोने लगी। तो ऐसे मानो कि भाई उसके पास फोन आया कि तू आईएएस बन गई, जैसी खबर सुनी उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, जैसे ही बोला वैसे ही आंसू निकल पड़े। तो जब दो एक्शन एक ही मूवमेंट पर हो या थोड़ा बहुत डिफरेंस, मूवमेंट का डिफरेंस हो, आगे पीछे होते हैं, तो वहां हम हार्डली स्कार्सली हैड के साथ वैन लगाते हैं। तो यहां पर जो आंसर होगा वो वैन होगा। क्लियर है? तो ये हमारा कंजंक्शन से एरर है, कंजंक्शन एरर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या है? द येलो ड्रेस परचेज्ड बाय यू इज नॉट मच डिफरेंट देन द वन आई हैव ब्रॉट। आई हैव ब्रॉट, बताइए आंसर, बताइए आंसर बताइए। द येलो ड्रेस परचेज्ड बाय यू इज नॉट मच डिफरेंट देन वन आई हैव ब्रॉट। अब किसी बच्चे के दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर यू के साथ इस कैसे आ गया, ये भी तो गलत है, अंडरलाइन तो वहां है, तो यू के साथ तो आर होना चाहिए, है ना? तो देखो अब मैं यहां पे ऐसे बोलूं, ये कहता है ये सब्जेक्ट है, द येलो ड्रेस, जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट है, जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट है। और ये क्या है? परचेज्ड बाय यू। तो इसको, इसके अंदर कई बार हम, मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट और वर्ब हटा देते हैं। तो ये हमारा डिस्क्रिप्शन है, और डिस्क्रिप्शन के अंदर जो हमारा डिस्क्रिप्शन होता है बेसिकली उसे रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। जो डिस्क्रिप्शन होता है उसे रिलेटिव क्लॉज कहते हैं, और रिलेटिव क्लॉज एक रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होता है, तो कई बार उसे हटा देता है। द येलो ड्रेस विच वॉज परचेज्ड, विच वॉज परचेज्ड बाय यू। अरे वो येलो ड्रेस जो तुम्हारे द्वारा खरीदी गई थी, तो ये सब्जेक्ट है, ये रिलेटिव क्लॉज डिस्क्रिप्शन, जो तुम्हारे द्वारा खरीदी गई थी। इज नॉट मच, तो ये हमारा प्रेडिकेट है। तो बेटा ये हमारा प्रेडिकेट है, तो प्रेडिकेट वर्ब से शुरू होता है, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट यू नहीं है, इस वर्ब का सब्जेक्ट द येलो ड्रेस है। पहले तो दिमाग में रखिए, किसी के दिमाग में हो कि यू के साथ इज क्यों नहीं आया। ये कहानी क्लियर हो गई, तो मैं इसे हटा दूं, ये मैंने हटा कर, चलो नहीं हटाता नहीं है, ऐसे रहने देता हूं। तो क्या कहता है? तो येलो ड्रेस परचेज्ड बाय यू, ये येलो ड्रेस जो तुम्हारे द्वारा खरीदी गई थी, इज नॉट मच डिफरेंट देन द वन आई हैव ब्रॉट, कि बेटा उससे वो अलग नहीं है जो मैं लेकर आया था। तो बेटा यहां पर भी फिक्स्ड प्रेपोजिशन का एरर है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन का एरर है कि कुछ प्रेपोजिशन बिल्कुल फिक्स्ड हैं। जैसे हम बात करते हैं डिफरेंट के साथ फ्रॉम आता है, डिफरेंट के साथ क्या आता है? देन नहीं, डिफरेंट के साथ फ्रॉम आता है तो डी आएगा, डी। आई से जेड तक की। गोविंद क्या कह रहे हो बेटा? अपना सेंटेंस देखो, आपने टाइप क्या किया है, कुछ ऐसे टाइप करो मेरे समझ में आए तो मैं रिप्लाई करूं। आपने टाइप क्या किया है बेटा, आप जरा चेक कीजिए। ठीक है बेटा, इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, दे मेट यस्टरडे, तो देख लीजिए बेटा टीयर 1 के अंदर, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि बच्चे कहते हैं सर बड़ा ये डिफिकल्ट लेकर आओ, ये तो बड़ा आसान है। लेकिन क्या होता है, मैं ना अलग अलग टॉपिक से लाना चाहता हूँ क्वेश्चन, ताकि आपको पता चले कि आप जो भी टॉपिक कर रहे हो यार हर टॉपिक से आता है यार एग्जाम में। तो मैं कुछ अलग नजरिए से देखता हूं इन सब चीजों को। बात इजी डिफिकल्ट की नहीं है, बात यह कि पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर में पूछे क्वेश्चन, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, पीवाईक्यू में क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए, तो मैं ये देखना चाहता हूं और मैं ये बताना चाहता हूं। और दूसरा, जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं सभी से एरर्स आ रहे, तो कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको हम अवॉइड कर सके। तो इसलिए ये देखो, ये हमारा क्वेश्चन टैग से एरर है, ये हमारा क्वेश्चन टैग से एरर है। अब इसके अंदर क्या है, तो जो सब्जेक्ट है वो सेम होता है, और जो हेल्पिंग वर्ब है, जो ये टेंस है वही हेल्पिंग वर्ब यहां होनी चाहिए। तो ये मेट है, ये मेट है तो पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, तो यहां डिड होना चाहिए, क्योंकि
स्टेटमेंट और क्वेश्चन टैग का जो टेंस है वो सेम होना चाहिए। ये पास्ट इंडेफिनिट तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए। ये उसने प्रेजेंट परफेक्ट की हैज हैव लगा दिया तो डिड यहाँ पर दो जगह, एक तो यहाँ ये किया, तो इसका मतलब है ये दोनों गलत। तो एक नियम ये और ये भी है, एक नियम ये भी है कि जो नेगेटिव है या तो स्टेटमेंट को नेगेटिव बनाओ या फिर क्वेश्चन टैग को। मतलब अगर क्वेश्चन टैग में नोट नहीं है तो इधर नोट आए, तो इधर नोट चाहिए हमें, तो नोट चाहिए, इधर नोट नहीं है, इसका मतलब ये गलत, आंसर सी हो जाए। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चलिए 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 बताइए। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन है नो सूनर डिड दिस आइडिया एंटर हिज हेड देन इट कैरिड कन्विक्शन विद इट। मीनिंग इसका, जैसे ही उसके दिमाग में एक आइडिया आया वैसे ही उसने उस आइडिया की बिल्कुल कन्विक्शन ले ली, मतलब उस पर पूरा सा विश्वास हो गया कि ऐसे ही करना है, उसे पूरा विश्वास हो गया। बेटा डाल दिए मैंने वर्ब की पीडीएफ, आज ही सुबह डाल दिए, तो टेलीग्राम चेक कर। और ये सब चीजें यार ऑनलाइन क्यों डिस्कस कर, ये क्लास की बातें हैं, ये क्लास में बोलो। ये ऑनलाइन की वर्ब दे दो, कोई नोट्स चाहिए तो यहाँ पर बोलने की क्या जरूरत है, वो तो क्लास में बोल दो बेटा, अगर क्लास में आ रहे हो। और वैसे ही सुबह डाल दिए मैंने, आप चेक करो, मैंने वर्ब की पीडीएफ डाल दी, चेक करो। तो 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब की मैंने पीडीएफ डाला हुआ है, ठीक है, आता है इसमें। तो इसके अंदर जो है वो नो एरर है। और बेटा इसके अंदर जो है ना कंजंक्शन दिया, इसमें कंजंक्शन का कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देख लें। कंजंक्शन कौन सा, नो सूनर। नो सूनर, नो सूनर के बाद हम देन का यूज करते हैं, और उस कंडीशन में नो सूनर। और बेटा नो सूनर का मतलब होता है जैसे ही, नो सूनर का मतलब होता है जैसे ही, और देन का मतलब होता है वैसे ही। नो सूनर का मतलब जैसे ही और देन का मतलब वैसे ही। तो ध्यान रखें, अगर नो सूनर से सेंटेंस बन रहा है, अगर नो सूनर से सेंटेंस बन रहा है तो बेटा नो सूनर के बाद वाला जो क्लॉज है तो उसके अंदर आपको इन्वर्जन लगाना पड़ेगा। और इन्वर्जन का मतलब है आपको वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में लिखना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में लिखना पड़ेगा। तो हमने यहां पर देखा कि नो सूनर के साथ एक तो उसने देन दे रखा है, तो भैया कोई गड़बड़ी नहीं, और दूसरा हेल्पिंग वर्ब डिड पहले और दिस आइडिया सब्जेक्ट बाद में, तो दोनों चीजें ठीक है। तो ये हमारा नो सब्स्टिट्यूशन, तो इसका कोई सब्स्टिट्यूशन ही नहीं क्योंकि सही है सेंटेंस। क्लियर हो गया, तो नो एरर है, ठीक है, नो एरर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बेटा। हाँ जी, आइए आइए। द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द लोन वेंट आउट ऑल अवर कैलकुलेशन। मीनिंग निकालो, देखो उसको ट्रांसलेट करो, कहना क्या चाह रहा है। आप ट्रांसलेट करोगे तो आपको समझ में आएगा कहना क्या चाह रहा है। ट्रांसलेशन देखो क्या कह रहा है हमसे, हार्ड का आंसर दो। तो कहता है द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द लोन, कहता है लोन लेने गए थे हम, लोन लेने गए और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस लोन का वो चला गया आउट ऑफ आवर कैलकुलेशन, कि हमारी कैलकुलेशन के बाहर चला गया। तो यहाँ पे आउट का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई रूम है रूम के बाहर चला गया। यहाँ पे क्या कि भाई जो हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट देखा, जो हमने सोचा था हमारी सोच के परे चला, इतनी दूर चला गया कि भाई हम उसे नहीं दे सकते या हम उसे कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा बियॉन्ड। समझ में आया, आंसर हो जाएगा बियॉन्ड, बियॉन्ड आवर कैलकुलेशंस, की जो हम कैलकुलेट कर रहे थे हमारी कैलकुलेशन में आया नहीं, इतना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने लगा दिया। अगर ये बात समझ में आई तो आंसर मिल गया। अगला देखें, अगला देखें। अगर मैं ये कहूं अगला भी इन्वर्जन से है रिलेटेड, अगला पॉइंट इन्वर्जन से है रिलेटेड, तो देखता हूं कौन बताता है और क्या आंसर देता है, क्यों देता है, किस लिए देता है। लॉजिक के साथ बताओगे ना, ना आउट ऑफ रीच नहीं होगा बेटा। आउट ऑफ रीच का सेंस है बियॉन्ड होगा, हमारी कैलकुलेशन के बाद, जो हम कैलकुलेशन कर रहे थे उससे ज्यादा, जो हम कैलकुलेशन कर रहे थे उससे ज्यादा हो जाना। ठीक है बच्चे, चलिए अगला दीजिए, लॉजिक के साथ बताओ मुझे। तो देखो बेटा एक बात बताता हूं, जब दो सब्जेक्ट, दो अलग अलग सब्जेक्ट बेसिकली
एक मतलब सेम एक्शन, ये सेम टाइप के जो एक्शन होते हैं उनको दोनों करते हैं, तो हम चीजों को रिपीट नहीं करते। जैसे मैंने कहा कि भाई राम लर्न्स इंग्लिश, चलो मैं नेगेटिव बोलता हूं क्योंकि इसमें नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव देता हूं, अफर्मेटिव का अलग आंसर होगा। हमने कहा राम डज नॉट लर्न इंग्लिश, कि राम इंग्लिश नहीं सीखता। अब मैं ऐसे बोलूं तो सो इसीलिए आई ऑल्सो डोंट लर्न इंग्लिश। अब देखो ये हिंदी में थोड़ा ठीक लगेगा आपको कि राम अंग्रेजी नहीं सीखता इसलिए भाई मैं भी अंग्रेजी नहीं सीखता, तो ये थोड़ा ऑकवर्ड हो गया बोलने में। इसमें ग्रामर नहीं है, इसमें लॉजिक है, मीनिंग है, आप कहकर ऐसे किसी को अपना मैसेज दे सकते हो, लेकिन ये सेंटेंस गलत हो गया, ये ग्रामेटिकली गलत हो गया, और हमें सरकारी नौकरी चाहिए तो हम ऐसे बोल नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कि अगर सेंटेंस नेगेटिव होता है तो बाद वाले सेंटेंस में हम या तो नोर या नीदर, नेगेटिव है ना इसलिए नोर या नीदर लगाकर हम इन्वर्जन लगा देते हैं, ये नियम है। तो इसको ठीक करने का तरीका तो क्या कहता है, क्या कहता है, राम डज नॉट लर्न इंग्लिश, कि राम अंग्रेजी नहीं सीखता, तो नोर या नीदर दोनों में से एक, तो मैंने नोर ले लिया क्योंकि इधर भी नोर है तो मैंने भी नोर ले लिया। नोर लेने के बाद आपको इन्वर्जन देना पड़ेगा, इन्वर्जन मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में लगाना पड़ेगा। तो बेटा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू डज, तो बेटा यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आई, तो आई के साथ आप डू ले लेंगे, नोर डू आई, और ये खत्म। तो इतना लिखना कि राम डज नॉट लर्न इंग्लिश, राम अंग्रेजी नहीं सीखता, नोर डू आई, तो भाई मैं भी नहीं सीखता, राम अंग्रेजी नहीं सीखता तो मैं भी नहीं सीखता, तो इतना बोलो, इतना नहीं बोलो। अगर ये बात आपको समझ में आई तो देखो इधर, अगर आपको ये बात समझ में आई तो अब इसे देखो। अब क्या कहता है, श्यामा डज नॉट लाफ, कि श्यामा हंसता ही नहीं है, नोर शी स्माइल्स, तो जो श्यामा है वो हंसता ही नहीं है, तो भैया शी मुस्कुराती भी नहीं है, श्यामा हंसता नहीं है, शी मुस्कुराती भी नहीं है। अब उसने ऐसे बोला तो देखो नेगेटिव है तो नोर, अब नोर के साथ आपको इन्वर्जन रखना पड़ेगा, तो क्या कहते हैं यहाँ पे शी सब्जेक्ट को बाद में, हेल्पिंग वर्ब को पहले, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, डज, नोर डज शी। लेकिन एक चीज यहां पर मैंने सब्जेक्ट रिपीट नहीं किया, मेन वर्ब रिपीट नहीं किया, पता है क्यों, क्योंकि जो यहां पर वर्ब थी वही वर्ब यहां पर है, तो सेम वर्ब है, लेकिन यहां पर जो वर्ब है वो लाफ है, यहां पर वो जो वर्ब है वो स्माइल है, इसलिए मुझे यहां पर वर्ब रिपीट करनी पड़ेगी, नोर डज शी स्माइल, तो यहां पर फुल स्टॉप। तो और ये कहां पर है ये आंसर, तो नोर डज शी स्माइल, सी। ये मैंने डिटेल में बता दिया। अब बताइए समझ में आया कि नहीं आया, आंसर कैसे बना। तो जब हम दो ऐसे सेंटेंस लिखें जो एक ही एक्शन को डिनोट करते हैं और हम रिपीटिशन नहीं करना चाहते, तब वो कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, ठीक है। आइए बात, इट वॉज एन हॉरिबल डे एट द ऑफिस, ऑफिस में बड़ा हॉरिबल डे था फॉर रोए के लिए, बट ही डिडंट अलाउ इट टू स्पॉइल हिज इवनिंग प्लान्स। तो आज का दिन है ना बड़ा, आज के ना चलो आज का नहीं लिखा, कहता जो दिन था ना पूरा बड़ा हॉरिबल था, रोए के लिए बड़ा दिन बड़ा खराब था। लेकिन भाई दिन खराब था, लेकिन उसने शाम का प्लान खराब नहीं होने दिया। उस दिन खराब की वजह से, उसके दिन खराब होने की वजह से उसने अपनी शाम के प्लान को खराब नहीं किया, ठीक है। तो अब अगर आपने ये बात समझ में आई तो देखो एक एक करके देखे, ये हमारा कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड है, तो आप एन नहीं लगा सकते क्योंकि एन वोवेल साउंडिंग वर्ड्स के साथ आता है, तो ये गलत है। अगर ये गलत है तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं, कहते इट वॉज ए हॉरिबल डे एट द ऑफिस, की ऑफिस में बड़ा ही हॉरिबल डे था, इसमें कोई गलती नहीं है, सेंटेंस ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए और कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड के साथ ए आ रहा है। लेकिन आगे भी देख लेते। अब इट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये प्लूरल वर्ब कैसे आएगा, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, यहाँ आर्टिकल, इस यहाँ पर जो है आर्टिकल की वजह से गलत हुआ, ये गलत हुआ, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की वजह से गलत हो गया। अब आंसर इन दोनों में से। अब बेटा एक नियम है, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है ना तो आर्टिकल उसे चाहिए,
तो इसमें आर्टिकल नहीं है, तो ये भी आर्टिकल की वजह से गलत हो गया। तो इनमें आर्टिकल की वजह से गलत, तो आंसर ये रहा। तो इससे में क्या एरर है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और आर्टिकल को लेकर एरर दिया गया। डन बेटा, देख रहे मैं आपके आंसर देख रहा हूं। आर्टिकल की स्पेलिंग गलत है, डिसिप्लिन फॉर यू, डिसिप्लिन फॉर यू आर्टिकल का आपका स्पेलिंग गलत है, आप स्पेलिंग ठीक कर लीजिए। ओके बेटा, चलिए आगे। ब्लाइंड बाय ए डस्ट स्टॉर्म दे फेल इनटू डिसऑर्डर। बताइए आंसर, बताइए। टेल मी द आंसर, टेल मी द आंसर, टेल मी द आंसर, वेटिंग फॉर योर आंसर, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, टेल मी द आंसर। ब्लाइंड बाय ए डस्ट स्टॉर्म दे फेल इनटू डिसऑर्डर। तो देखो अब यहाँ पे क्या कहता है, दे फेल इनटू डिसऑर्डर, तो फेल वर्ब की सेकंड फॉर्म कि सारी चीजें वो सब है ना तितर बितर हो गए, वो सब डिसऑर्डर मतलब इधर उधर फैल गए। किसकी वजह से, तो जो बाय डस्ट स्टॉर्म, जो डस्ट का जो स्टॉर्म तूफान आया था, उस तूफान की वजह से वो सब क्या हो गए थे, ब्लाइंड हो गए थे। तो बात पास्ट की कर रहा है, तो यहां पर जो एरर है वो पास्ट पार्टिसिपल से एरर है। यहां पर जो एरर है पास्ट पार्टिसिपल से एरर है, पास्ट पार्टिसिपल से एरर है। पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस का सेंस देखो कि भाई वो अंधे हो गए थे, किसकी वजह से, ब्लाइंड होने, मतलब स्टॉर्म की वजह से वो ब्लाइंड हो गए थे। अब आप इसे भी देख लो, बाय प्लस डूअर है, इसे पैसिव वॉइस का सेंस मानो तो ये V3 तो होना चाहिए ना भाई, पैसिव वॉइस में हमेशा V3 होता है। तो भाई किसके द्वारा वो अंधे हो गए, स्टॉर्म के द्वारा। तो पैसिव वॉइस का सेंस है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वैसे भी बात पास्ट की कर रहा है कि पहले वो अंधे हो गए, बाद में सब कुछ तितर बितर हो गया, सब कुछ बिछड़ गए, इधर उधर भाग गए, डिसऑर्डर हो गया सब। तो मतलब बात पास्ट की कर रहा है, पास्ट की कर रहा है, तो फिर ब्लाइंड नहीं होगा, आपको ब्लाइंडेड करना पड़ेगा। आगे समझ, ब्लाइंडेड करना पड़ेगा, सॉरी ब्लाइंडिंग नहीं, ब्लाइंडेड पास्ट। तो ब्लाइंडेड बाय डस्ट स्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म की वजह से ब्लाइंड हो गए वो, जिसकी वजह से तो दे फेल इनटू डिसऑर्डर, तो सारी की सारी चीजें डिसऑर्डर में आ गई। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। ही वॉज नॉट एबल टू अडॉप्ट हिमसेल्फ टू द न्यू एनवायरमेंट ऑफ द हॉस्टल। एरर बताओ। इसके अंदर मैं आपको होमोनिम सिखाऊंगा, इसके अंदर मैं आपको एक होमोनिम समझाता हूं। देखिए कोशिश कीजिए आप आंसर देने की, ABCD। 12वें क्वेश्चन का रिप्लाई करो, ABCD ऐसे लिखा करो, 12 का A, 12 का B, 12 का C, 12 का D। तो कोई क्वेश्चन के साथ ABCD लिखा, क्वेश्चन के साथ ABCD। हाँ तो देखो मैं आपको है ना आंसर समझाता हूं। एक शब्द होता है एडेप्ट, एक शब्द होता है एडॉप्ट, एक शब्द होता है एडाप्ट। अब तीनों मिलते जुलते शब्द हैं, ये तीनों मिलते जुलते शब्द हैं, इसलिए ये होमोनिम्स है। पर इनके अंदर डिफरेंस किस चीज का है, इनके अंदर जो डिफरेंस है, एक ई का, एक ओ का और एक ए का। तो ऐसे समझे, ई स्टैंड्स फॉर एक्सपोर्ट, ई स्टैंड्स फॉर एक्सपर्ट, निपुण, कुशल। एडेप्ट का मतलब होता है कुशल। और ये ध्यान रखिए, एडेप्ट इन, एडेप्ट के साथ इन फिक्स्ड है, समझ में आ गया, एडेप्ट के साथ इन फिक्स्ड है। अब एक आता है एडॉप्ट, इसमें आया ओ, तो ओ को ऐसे समझो जैसे गोद, पहले ऐसे लिख देता हूं, ओ को ऐसे समझो गोड, तो आपको गोड लगेगा ही। तो ओ स्टैंड्स फॉर ओ, जो गोद में, तो इसको आप पढ़ेंगे गोद। ये मैंने निमोनिक के जरिए समझा दिया, गोद। तो किसी को गोद लेना, अगर हम किसी चीज को गोद लेते हैं तो बेटा ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है और इसके साथ नो प्रेपोजिशन, इसके साथ नो प्रेपोजिशन, इसके साथ प्रेपोजिशन लगा नहीं, तो नो प्रेपोजिशन, ठीक है। और एडेप्ट के साथ इन, ये एडजेक्टिव है, एडेप्ट के साथ इन आता है, ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ नो प्रेपोजिशन। अब आती बात ए की, ए का मतलब होता है एडजस्ट करना, ए स्टैंड्स फॉर एडजस्ट। तो एडजस्ट मतलब अपने आप को चेंज कर लेना, बदल कर लेना, अपने आप को एडजस्ट कर लेना। जैसे मैं क्या कहते हैं, मैं कहीं पर रहने गया, वहां पर जो मेरा रूम पार्टनर है वो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है, तो मुझे एडजस्ट करना पड़ रहा है, मुझे उसके अनुसार बदलना पड़ रहा है। तो मतलब हमें अपने आप को के सामंजस्य बैठाना, हम किसी के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेते हैं, हम सामंजस्य बैठाते हैं, है ना। तो इस सिचुएशन को हम एडाप्ट कहते हैं। क्लियर हो गया। तो अब जब हम किसी सिचुएशन में अपने आप को फिट करते हैं तो एडाप्ट टू लग जाता है। समझ में आ गई बात। अगर ये बात समझ में आ गई है तो सेंटेंस देखो क्या कह रहे हैं।
He was not able to adopt himself to the new environment. अब न्यू एनवायरमेंट को उसने गोद नहीं लेना था, न्यू एनवायरमेंट में उसे निपुण नहीं होना था, न्यू एनवायरमेंट के अंदर उसे अपने आप को बदलना था, न्यू एनवायरमेंट के अंदर उसे अपने आप को चेंज करना था। तो आंसर जो हो जाएगा वो अडॉप्ट हो जाएगा, एबल टू अडॉप्ट हिमसेल्फ टू। आगे समझ, एबल टू अडॉप्ट हिमसेल्फ टू। अगर ये बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ो। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया ना? अगला लेते हैं। द स्टूडेंट्स डिसाइडेड टू सरप्राइज देयर टीचर ऑन हर बर्थडे। ABCD ABCD। बताओ बताओ बताओ। तो देखिए, द टीचर, मैं यहां से शुरू कर लेता हूं। द टीचर, द स्टूडेंट्स डिसाइडेड टू सरप्राइज हर टीचर। अब स्टूडेंट्स ज्यादा हैं तो देयर आएगा, हर तो आ नहीं सकता क्योंकि स्टूडेंट्स ज्यादा है, तो ज्यादा स्टूडेंट्स की टीचर है, तो यहां पर जो होगा वो देयर टीचर, तो मतलब ए गलत है। अब देयर टीचर, तो बेटा ये देयर एडवर्ब होता है, हमें पजेसिव एडजेक्टिव की जरूरत है। देयर की ये हमने एडवर्ब लिख दिया, देयर टीचर, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है, गलत हो गया। अगला जो आता है कहता है नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड की, क्या ये सही है? तो अभी देख लेते हैं, इसमें देख लेते हैं। देयर टीचर एट हर बर्थडे या देयर टीचर ऑन हर बर्थडे। तो अब यहाँ पे डिफरेंस आएगा यार, ऑन लगाऊं या एट लगाऊं? तो बेटा आप समझे, जो एट है ना वो एट डायरेक्शन या लोकेशन को बताता है, एट डायरेक्शन या लोकेशन को बताता है, ठीक है। लेकिन जो ऑन बताता है, ऑन कई चीजों को बताता है, लेकिन उनमें से एक को बताता है ऑन। तो हम डेट की बात करें, और अगर हम डेट की बात कर रहे हैं या डे की बात कर रहे हैं, डे या डेट की बात कर रहे हैं, तो हम ऑन लगाते हैं। तो जैसे मैं अगर कोई डेट की बात करता हूं तो मैंने कहा ऑन 2 सितंबर, मैंने कहा ऑन 2 सितंबर, तो ठीक है, डेट के साथ ऑन। डे बोलूं तो मैं कहूंगा ऑन संडे, ठीक है। अब कहते हैं इसमें ना तो डे है ना डेट है, लेकिन डे और डेट का तो सेंस है ना, क्योंकि जो बर्थडे है, क्योंकि जो बर्थडे है वो पर्टिकुलर डे को, पर्टिकुलर किसी डे को होगा। अगर मैं यहाँ पे बर्थडे छोड़ू तो बर्थडे जो होगा, मैं अगर लिख दूं डियर टीचर ऑन, तो ऑन संडे, मानो संडे को उनका बर्थडे है और संडे को 2 तारीख है, तो 2 सितंबर। तो बात तो वही है, ऑन लगाओगे कि नहीं लगाओगे? कि बर्थडे संडे को 2 सितंबर को है और उसी दिन बर्थडे है, तो सेंस वही है, तो यहां पर आपको ऑन लेना पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा नो इंप्रूवमेंट, एट नहीं लग पाएगा। क्लियर है बच्चे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये प्रेपोजिशन से एरर था, ये मानो। हेल्थ क्लब मेंबरशिप हैज ग्रोन बाय लीप्स एंड बाउंड्स, ये हमारे है ना एरर के अंदर इडियम्स एंड फ्रेजेस दे दिया। तो ये सेंटेंस में इडियम एंड फ्रेजेस है, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स एक इडियम है, इसकी अगर मैं हिंदी बता दूं, बाय से शुरू करना इसको, है ना, तो एग्जाम में इतना दिया हुआ था, लेकिन आप बाय से शुरू करना। इसकी हिंदी होती है दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करना। इसकी हिंदी ये होती है, इसीलिए दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करना बाय लीप्स एंड बाउंड्स। ये बात समझ में आई? तो इसका मतलब है वेरी क्विकली, भाई दिन में भी तरक्की, रात में भी तरक्की। तो दिन में 2 गुनी और रात में 4 गुनी तरक्की, मतलब वेरी क्विकली। आंसर ये होगा। क्लियर हुआ बेटा? दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करना। नेक्स्ट, दे डिसाइडेड टू हैव ए मीटिंग टू डिस्कस अबाउट द प्रोजेक्ट। ठीक है, बताइए। तो देखो बेटा, बात समझे। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट दे रखा हो। तो जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट दे रखा होता है, जिसके साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जिस वर्ब का अगर ऑब्जेक्ट दे दे तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है।
और अगर ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट दे रखा हो तो ट्रांजिटिव वर्ब के साथ नो प्रेपोजिशन। ये ध्यान रखें, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ दो में से एक काम करें, या तो आप ऑब्जेक्ट ही रख लो या फिर प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रेपोजिशन नहीं आती, तो अगर ऑब्जेक्ट है तो प्रेपोजिशन नहीं लगा पाओगे। अगर आप प्रेपोजिशन लगा रहे हो तो वर्ब इंट्रांजिटिव होगी। इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रेपोजिशन आती है, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि दे डिसाइडेड टू हैव ए मीटिंग, उन्होंने डिसाइड किया मीटिंग को रखने का, है ना, टू डिस्कस। तो डिस्कस व्हाट, क्या डिस्कस करना है, क्या डिस्कस करना है, कह रहा है द प्रोजेक्ट। तो व्हाट और होम का रिप्लाई जो होता है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट आ गया, बेसिकली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। और अगर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया तो इसका मतलब है ये वर्ब जो है यहाँ पे ट्रांजिटिव है, जो इन्फिनिटिव वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। और अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके साथ प्रेपोजिशन नहीं आ पाए। तो अब जब प्रेपोजिशन आना ही नहीं तो फिर ओवर भी गलत, प्रेपोजिशन आना ही नहीं तो थ्रू भी गलत, और भाई प्रेपोजिशन आना ही नहीं तो बियॉन्ड भी गलत। तो आंसर सी। और नियम क्या है? नियम ये है कि ट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रेपोजिशन नहीं आता और डिस्कस ट्रांजिटिव प्रेपोजिशन है। तो डिस्कस ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रेपोजिशन नहीं है। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन लेते हैं। द हंटर डॉग्स फॉलोड द हाइनास। हंटर डॉग ने फॉलो किया, किस चीज को फॉलो किया बताए? द हंटर डॉग्स, जो शिकारी कुत्ते, हंटर डॉग्स शिकारी कुत्तों ने जो हाइना थी, हाइना को फॉलो किया। तो हाइना की डैश को फॉलो किया, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। हाइना की डैश को फॉलो किया, तो किस चीज को? सेंस को, सेंट को, सेंस को या सेंस को? एबीसीडी बताओ, 16 का एबीसीडी। 16 का एबीसीडी, एबीसीडी, एबीसीडी। तो देखो ध्यान दें, ये जो सेंस होता है इसका मतलब होता है समझ, इसका मतलब होता है समझ। ये जो सेंट होता है ये होती है गंध, खुशबू, गंध या खुशबू कह सकते हैं, ये उसकी खुशबू, गंध, सेंट। हम सेंट ही लगाते, सेंट उसे। ये टाइपो वर्ड है, मतलब ये है ना, ये गलत है, ये शब्द कोई है ही नहीं, ये कोई शब्द ही नहीं है, वो सेंस का ही टाइपिंग, टाइपो कह देते हैं। टाइपो मतलब टाइपिंग एरर, तो ये गलत है, ठीक है। और जो सेंट्स होते हैं करेंसी होती है, जैसे रुपी होता है, डॉलर होता है, येन होता है, दिनार होता है, दिरहम होता है ना, यूरो होता है, ऐसे सेंट्स होते हैं। तो इट इज ए करेंसी, ये करेंसी है। तो अब बेटा, और जो हंटर डॉग शिकारी कुत्ते, तो शिकारी कुत्तों ने जो हाइना की परफ्यूम, खुशबू का पीछा किया, ठीक। डन। अगला ले लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ही वॉज कॉम्प्लीमेंटेड फॉर हिज अपीयरेंस। अच्छा, मैं एक बात तो बताना भूल गया, ये जो एरर है ना, ये होमोनिम से है। ये होमोनिम, वोकैबुलरी, होमोनिम्स, वोकैबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम, होमोनिम्स। तो ये होमोनिम से एरर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी होमोनिम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो फ्रॉम होमोनिम्स। अगला क्वेश्चन होमोनिम से, निकालिए बेटा, आंसर दीजिए। He was complimented for his appearance, his shirt dash, his trousers perfectly. ABCD। तो जरा ध्यान से देखो, एक शब्द होता है कॉम्पिट, एक शब्द होता है कॉम्पिट, और इस कॉम्पिट शब्द से ही कंपटीशन बना। इस कॉम्पिट शब्द से ही कंपटीशन, ये वर्ब है, और ये TION वाले वर्ड नाउन होते हैं, जिसका मतलब है प्रतिस्पर्धा करना, प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा। और इसका मतलब प्रतिस्पर्धा करना, ठीक है। एक हो गया कॉम्पिट। अब दो वर्ड हैं, दो वर्ड और देखो। एक होता है कॉम्प्लीट, एक होता है शब्द कंप्लीट। कंप्लीट शब्द होता है कंप्लीट, जिसका अर्थ होता है पूरा करना, पूरा करना। और इसी वर्ड का नाउन बनता है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। तो इसी वर्ड, जैसे कॉम्पीट का नाउन होता है कंपटीशन, ऐसे ही कंप्लीट का जो नाउन है वो है कॉम्प्लीमेंट। तो कंप्लीट मतलब पूरा करना, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, ठीक है। ये बात खत्म। तो कंप्लीट में ई आता है, ई, तो कॉम्प्लीमेंट में भी ई आएगा। तो अब ये जो शब्द है अपने आप में नाउन है, और ये शब्द अपने आप में वर्ब है।
क्लियर होगी कहानी। अब आते हैं अगला। अगला शब्द है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट। आई है, इसमें ई है, इसमें आई। कॉम्प्लीमेंट, इसमें ई और इसमें आई। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये बेसिकली वर्ब है और इसका मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, किसी की प्रशंसा करना। और भाई अगर ये वर्ब है तो इसकी 5 फॉर्म हो जाएंगी कि कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंटेड, कॉम्प्लीमेंटेड, कॉम्प्लीमेंटिंग, कॉम्प्लीमेंट्स। क्लियर हुआ ये सारे? इतनी कहानी क्लियर है। अब आ जाओ, ही वॉज कॉम्प्लीमेंटेड, तो देखो ई आ गया, ई तो सॉरी आई आ गया, आई आ गया तो प्रशंसा करना, तो ये पैसिव वॉइस है, उसकी प्रशंसा की गई, इसका मतलब है प्रशंसा करना, इसका मतलब है प्रशंसा करना। तो उसकी प्रशंसा की गई किस लिए? फॉर अपीयरेंस, कि वो दिख रहा था बहुत बढ़िया, कि भाई वो बहुत, उसकी अपीयरेंस, उसकी प्रकटता, उसने जैसे पैंट शर्ट जो भी पहना वो बड़ा मतलब परफेक्टली मतलब फिट था, एकदम फिट था। तो ही वॉज कॉम्प्लीमेंटेड, उसकी प्रशंसा की गई फॉर हिज अपीयरेंस, कि वो दिख रहा था, भाई आज तो तू गजब लग रहा है, भाई कहता रहा भाई आज तो तू बड़ा गजब लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी जो शर्ट और उसका जो ट्राउजर था ना, वो परफेक्टली क्या कर रहा था? प्रतिस्पर्धा कर रहा था, पूरा कर रहा था, पूरक था, या प्रशंसा कर रहा था। तो पॉइंट इज जो शर्ट थी वो ट्राउजर को मैच कर रही थी, एक दूसरे को मैच कर रही थी, तो मतलब उसको पूरा कर रही थी एक दूसरे को। मतलब जैसे मैंने आज पहना हुआ है, जो कॉम्बिनेशन मैंने पहना हुआ है लाइट टू डार्क, तो ये आज यही कि मेरी जो शर्ट है मेरे ट्राउजर्स को क्या कर रही है? कॉम्प्लीमेंट, पूरा कर रही है। तो अगर पूरा कर रही है तो अब हमने बोला कॉम्प्लीमेंटेड, तो कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक, तो पूरा कर रही है। तो ये नाउन भी होता है और ये वर्ब भी होता है, ये अपने आप में दोनों होता है। तो वर्ब के रूप में यहां पर मैं डी ले लूंगा, ये नाउन भी है और ये वर्ब भी है, तो आंसर हो जाएगा कॉम्प्लीमेंटेड। क्लियर है? डिटेल में आंसर दे दिया, ज्यादा लिखना पड़ा मुझे, कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। चलो अगला जो एरर है, ये भी बेटा हमारा जो ये एरर ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। वोकैबुलरी भी आती है ना बेटा एग्जाम में, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से है। इन इंडियन माइथोलॉजी मोस्ट ऑफ द असुरास, इन इंडियन माइथोलॉजी मोस्ट ऑफ द असुरास, ज्यादातर जो असुर हैं, विश टू बी नेवर एबल टू डाई, उनकी इच्छा थी वो कभी ना मरे। तो उनकी इच्छा थी वो कभी ना मरे, तो वो क्या करना चाहते थे? ABCD। तो देखो इनविंसिबल, तो इनका मतलब होता है नो, विन का मतलब जीतना और एबल का मतलब एडजेक्टिव। तो जिन्हें कभी ना जीता जा सके, तो इनविंसिबल, जो जिन्हें जीता ना जा सके, जिसे जीता न जा सके, जिसे जीता ना। इम्परवियस, एंड इम्परवियस क्या होता है? जिसे भेदा ना जा सके, मतलब जनरली जिसके अंदर लिक्विड पानी ना घुसे, लिक्विड ऐसा कि जिसके अंदर पानी ना घुसे। अब जैसे ये वाटर रेजिस्टेंट, मेरी वॉच है, ये वाटर रेजिस्टेंट है, तो इसका मतलब इसके अंदर पानी जा नहीं सकता। तो ये क्या है? तो ये वॉच क्या है? या मैं फोन है, फोन के ऊपर हमने जो ये कवर लगा रखा है, पानी नहीं जा सकता। तो पानी जो लिक्विड जिसको भेद ना सके, तो इम्परवियस कहलाता है। इसे हम कहेंगे अभेद्य, जिसे अभेद्य, जिसे भेदा ना जा सके। इनविजिबल, इनका मतलब नो और विजिबल का मतलब जिसे देखा जा सके, तो इनका मतलब जिसे ना देखा जा सके, जो देखा नहीं जा सकता वो है, जो देखा नहीं जा सकता वो है। इमोर्टल, मोर्टल मतलब नश्वर, इमोर्टल मतलब होता है अमर, जो कभी न मरे, अमर जो कभी ना मरे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो 4 दे दिए गए, चारों याद कर लेना, वन वर्ड चारों याद कर लेना, लेकिन आंसर एक है। तो इंडियन माइथोलॉजी में मोस्ट ऑफ द असुर, ज्यादातर जो असुर लोग थे, वो विश, उनकी इच्छा थी टू नेवर एबल टू डाई, कि वो कभी ना मरे। तो कभी ना मरे मतलब वो अमर बनना चाहते थे, तो डी। बेटा अब आंसर नहीं दूं अब मैं ऐसे क्वेश्चन दे दूं, चल दे स्लो पढ़ा रहे। अब स्लो का मतलब अब कैसे, कितनी स्पीड से? अब तू अपनी स्पीड बढ़ा ले भाई, तू ऑफलाइन देखकर स्पीड बढ़ा के देख लिया कर। अब ये क्वेश्चन आया, मैं डायरेक्ट एथियस्ट आंसर, चलो जी आगे बढ़ जाओ। ऐसे आंसर चाह रहा है तू? कुछ तो अकल रख।
अपना नाम तूने वीनस रख रखा है, अगला असली नाम तो तूने रख नहीं रखा, नाम तूने वीनस रख रखा है, उल्टे सीधे आके प्रश्न पूछ रहा है, स्लो पढ़ा रहे। अबे इतना जब कुछ लिखा है इसे एक्सप्लेन नहीं करूं मैं, ये एक्सप्लेन नहीं करूं ये। बेटा ऑफलाइन देख लिया कर वीनस, ऑफलाइन देखकर और स्पीड में पढ़ा लिया कर, कुछ भी बोलता है। तो आज के लिए क्लास ओवर। बेवकूफ वाले क्वेश्चन तो मत पुट करके, तो स्लो पढ़ा रहे, स्लो को क्या मैं फास्ट ट्रैक में पढ़ाऊं, एक्सप्लेन ना करूं किसी को। टीचर का काम एक्सप्लेन करने का, तो एक्सप्लेनेशन नहीं चाहेगा। 45 मिनट हुए नहीं, तुझे 18-19 क्वेश्चन का रिप्लाई कर दिया, कुछ भी बोलता है, स्लो पढ़ा रहे। चलो ओके बाय, गुड नाइट।